सर जुनेद दोबारा नहीं आया सर अभी तक। चलें देखते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद ही ज्वाइन करेगा। आपने दवाई काफी ज्यादा दे दी है। लेकिन ये कोई आज पहली दफा इसने ये काम नहीं किया। ये एक दो दफा पहले तो वो मेरा वही था कि मेरे साथ ही पहले सर कभी आपने दवाई दी नहीं ना। मेरे आज साथ आपने ओवरडोज कर दी। पहली दफा जूम यूज कर रहा था ना जब, तो एयर यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। वो जरा शरारती बच्चे हैं, तो अब वो लकीरें मारना शुरू कर दे। मुझे समझ ही ना आया कि यार ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो बड़ा ही ना कोई अजीबो गरीब, बिल्कुल पहली पहली क्लास मेरी जूम के। तो उन्होंने मुझे वो कोई पागल किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा पूरा लेक्चर जो है ना वो स्क्रीन को साफ करते करते गुजर गया। उसके बाद मैं खैर बैठ के फिर मैंने आराम से उसको वो देखा कि यार ये सॉफ्टवेयर है क्या, इसकी सेटिंग्स क्या है, किस तरह हो रहा है किस तरह नहीं हो रहा। तो मैंने यूं किया कि इसमें एक ऑप्शन आती है कि जो भी लिखेगा ना तो उसका नाम अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो जिसने लकीर मारी है ना तो लकीर के साथ लिखा हुआ आएगा ये फलाने ने लकीर मारी है। अब मैंने ये सेटिंग पीछे और मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट उसमें पाबंदी नहीं लगाई कि जी आप खुद नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो जब नेक्स्ट हुआ तो वो बंदा पकड़ा गया। तो उसकी तो फिर मैंने खैर आपको पता ही है, फिर जब मीठी उसकी फिर ऐसी थी कि वो इंशाल्लाह कोई 7 हफ्ते तो याद रखेगा जो उसके साथ हुई। तो वो जो सेटिंग्स थी वो यहाँ पे भी चली आ रही थी। सर तो पहली दफा जब जुनेद ने ये काम किया ना तो जुनेद का नाम लिखा हुआ था, तो मुझे तब पता चला था। हालांकि यहाँ पे कोई काम कोई ऐसा करता है नहीं, लेकिन बस वो लिखा हो तो गया सर, हो जाता। बस सर वो कभी कभी हो जाता है, उसे बेचारा ट्राई कर रहा होगा सेटिंग्स तो में। मैंने पूछा ना कि क्या फीचर्स कर चेक रहा कर। है तो कहता है सर वो मैं वैसे ही ना चेक कर रहा था। मैंने कहा अच्छा अच्छा। सर आज भी चेक कर रहा था। लाइन भी ना बस एक दो ही मारता है, ज्यादा नहीं कि यार वो कोई। तो मैंने वो वीडियो अपलोड भी की हुई है उस पे यूट्यूब पे भी। तो कभी मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर करूंगा। जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया था ना वो पहली पहली क्लास में मेरा। सर जुनेद साहब, सर मलिक साहब आ गए। हाँ जुनेद क्या हाल है यार। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से तेरी तारीफें किए जा रहे हैं हम। सर जी वो सॉरी मैं जरा दूध लेने चला गया था। अच्छा 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 अच्छा। वो लकीर शकीर लगी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं शायद जाते जाते जाने से पहले कोई लकीर शकीर मार गए हो तुम। सर जी वो चेक कर रहा था कि लकीर लगती है कि नहीं। Hats off to you, buddy. Hats off to you, buddy. ये लेक्चर आपका हुआ। सर जी वैसे पहले दूसरी क्लास में भी किसी ने इस तरह शरारत की थी, लेकिन उसका तो नहीं पता चला था। आपको मेरा कैसे पता चल गया? तो इसके लिए ना बहुत बड़ा हाथ किसी के साथ हुआ हो ना तो ऐसी बातें वैसे ही पता लगती है। तो मेरे साथ क्योंकि बहुत बड़ा हाथ हो चुका है तो मुझे इस वजह से पता है कि अच्छा जी। अच्छा
तो यहाँ तक की बात तो खैर अच्छा। ये जो काइबर है, काइबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बात कर देते हैं और फिर जरा डिस्कशन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। बताएंगे हमें आरिश, काइबर कहाँ से आ जाता है? आरिश, आरिश नहीं है? आरिश है। वो है तो सही सर, मेरा ख्याल है किसी जगह वो गया होगा, वो भी इधर ही था, अनम्यूट था वो। बट साहब ये घोस्टिंग कैसे आ जाता है यार? क्या कहते हैं, काइबर कैलकुलेट कैसे होता है? सर ये तो बेसिकली वो आई थिंक सो इंटरेस्ट रेट से ही होता है, जैसे कि ये DRP प्लस MRP और LRP, इनको प्लस करके। अच्छा जी, और किसकी आवाज आई? सर ये रेट तो बेसिकली वो होता है जो बैंक आपस में जो है वो एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। देखिए, अगर बैंक्स एक दूसरे से बोरविंग करें या लेंडिंग करें, बेसिकली लेंडिंग रेट होता है कि जब बैंक्स एक सही है। दूसरे से लेंडिंग करें, या अगर आप इसकी डेफिनेशन या उसमें जब जाएंगे ना तो आपको ये नजर आएगा कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट रखवाए और उस डिपॉजिट पे जो दूसरा बैंक उसको रेट ऑफर कर रहा है, उस रेट को काइबर कहते हैं। कैलकुलेट ये ऐसे किया जाता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट रखवाएगा तो लाजिम आता है उसने रखवाया है, पैसे रखवाए हैं, तो दूसरा बैंक उस पैसे के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट तो पे करेगा, क्योंकि वो तो बैंक है। तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, उस इंटरेस्ट रेट को काइबर कहेंगे। काइबर कहेंगे। तो ये तो हो गया जी काइबर। जो कि उस पॉलिसी रेट से सर, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए, मतलब अपने लिए बोल रहा हूँ कि इट विल बी मोर देन द पॉलिसी रेट व्हिच इज इशूड बाय द स्टेट बैंक। जी 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 पॉलिसी रेट तो इंटरेस्ट रेट ही है सर। पॉलिसी रेट वो है जो कि इंटरेस्ट रेट, हाँ, पॉलिसी रेट वो है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया हुआ। इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड पे मिल रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं होगा। बॉन्ड पे मिलने वाला आपने कहा था कि पॉलिसी, नहीं सर आपने एक वर्ड यूज किया था कि पॉलिसी रेट वो रेट होता है जो कि स्टेट बैंक हर 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद इशू करता है, जिसको वो इंटरेस्ट रेट कहता है, जो कि वो रिवाइज कर रहा होता है। हाँ, हम उसको आसान अल्फाज में इंटरेस्ट रेट कह दिया करते हैं। पॉलिसी रेट का जब लफ्ज यूज किया जाएगा तो ये स्पेसिफिकली उस बात की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा होगा कि ये कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट है भाई। इंटरेस्ट रेट तो 10,000 किस्म के हो सकते हैं, ये कौन सा वाला? तो ये वो रेट है जो कि स्टेट बैंक जो है वो उसने मुकर्रर किया। अच्छा, अब ये कौन सा वो है, यानी स्टेट बैंक कैसे मुकर्रर कर लेता है? अगेन बड़े फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि ये इस चीज को जहन में रखते हुए बनाया जाता है। वन ऑफ दी रीजंस, वरना तो बहुत सी हैं। एक अभी वो हॉट मनी वाली हमने बात की कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका एक उसके पीछे रीजन है। रीजन ये भी हो सकती है कि स्टेट बैंक की नजर में इकोनॉमी के अंदर
एक इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी बेस पे पॉलिसी रेट बनाया जाए। स्टेट बैंक समझता है कि एक इन्वेस्टर को 9% कमा लेने चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे पैसे, पॉलिसी रेट 9% होगा। अगर वो समझते हैं नहीं 9% नहीं 10% या 11% जो भी, तो बहरहाल उसके लिहाज से हो जाएगा। दिस कैन बी वन ऑफ दी मेन रीजंस। सर मतलब वो सिर्फ ये देखेगा कि एक बंदे को कितना कमा लेना चाहिए, मतलब एक एवरेज पर्सन को देखेंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, एवरेज इन्वेस्टर सही है। ठीक है। अच्छा, फिर वो उसको पॉलिसी रेट बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, इसी को हम डिस्काउंट रेट के तौर पे भी यूज करते हैं। इसी को हम डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे भी या डिस्काउंट रेट के तौर पे भी नॉर्मली यूज किया करते हैं। अगर आपको कभी डिस्काउंट रेट या डिस्काउंटिंग के लिए कहा जाए और रेट कोई भी ना हो, किसी भी कैश फ्लो स्ट्रीम की डिस्काउंटिंग के लिए कहा जाए और रेट ना हो, तो पॉलिसी रेट को आप एज डिस्काउंट रेट ले सकते हैं। इसी वजह से काइबर ज्यादा भी होगा, ये एक और वजह है काइबर के ज्यादा होने की। जैसे बॉन्ड्स में हमने बात की कि बॉन्ड्स में भी, बल्कि चलें इस बात को हम थोड़ी देर के लिए डिले करते हैं, इस वाले पॉइंट को थोड़ी देर में इस पे वापस आएंगे। मैं एक और बात बता दूं तो जरा फिर ये मेरे ख्याल में बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये जो आखिरी पॉइंट मैंने कहा है बॉन्ड्स का, अब वो कैसे आता है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कैसे आता होता है या कैसे मुकर्रर किया जाता है, इट ऑल सर वही जो डिपेंड्स। मेरा बंदा है, कितो तेरा बंदा है, मेरा बंदा है, मेरा है। ओए है नी मुंह ना गल कर, भांडे क्यों खड़का रही? अच्छा जी, ये किन लोगों को शक है? पता नहीं सर, आवाज तो आपकी उससे आ रही थी। सर ना करें, अल्लाह का नाम लें भाई। आपने सीधा सीधा जलाम लगा दिया मुझे। नहीं, वो मेरे सामने जो लिस्ट खुली हुई है उसमें से तो वो माइक तो आपका ही बोल रहा था। नहीं भाई, मेरा नहीं था सर। सर। अच्छा, तो काइबर रेट क्या था? काइबर था इंटरेस्ट रेट दैट the commercial banks will offer to that a commercial bank will offer to another bank the money deposited for a certain time
अच्छा, फिर था, हमने बात की बॉन्ड के, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ये हमारे पास आएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ कोई इशू नहीं। ओके, बल्कि इस तरह कर लेना, 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा जी, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अगर तो बॉन्ड हो गवर्नमेंट का, उसको कॉरपोरेट बॉन्ड कहते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली इन्फ्लेशन, सॉरी, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम के बराबर होता है। जो कॉरपोरेट बॉन्ड, यार गलत है क्या, ट्रेजरी बॉन्ड जो हो, ट्रेजरी बॉन्ड पे रिस्क फ्री रेट, और रिस्क फ्री रेट की हमने बात की भी है कि ये रेट कौन सा होता है, कौन सा होता है, अक्सा। अक्सा, जी सर। ये रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है? सर जिस पे जिस पे रिस्क नहीं होता, इन्फ्लेशन। सर अभी आपने बताया भी है। जो कि रिस्क के बगैर होता है। तो ये कौन सा सर होता है आपने कि हम बताया। पूछ लेते हैं आरिश से। आरिश है? सर नहीं लेने क्या होगा सर? हाँ जी मियां फरहान, आप हैं? यस सर, यस सर। जी जी, रिस्क फ्री रेट क्या होता है? सर जो रिस्क के बगैर हो। जो रिस्क के बगैर, कॉमन सेंस, बिल्कुल। बट साहब क्या चीज कॉमन सेंस थोड़ा सा मिस कर रही है। ट्रेजरी, सर ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो जो गवर्नमेंट ऑफर करती है दैट इज रिस्क फ्री। गवर्नमेंट ऑफर करती है वो रिस्क फ्री रेट है, और ये काफी थोड़ा होता है। ये हमने बात की थी जब हमने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्कस किया था, कि वहां पे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा जो हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली वो वाला रिस्क फ्री रेट है। ठीक है, गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करने का चांस कोई भी नहीं, लेकिन अगर डिफॉल्ट करने का चांस नहीं है तो ये होता बहुत थोड़ा है। तो गवर्नमेंट आपको बस उतना एक मुनासिब सा प्रॉफिट की परसेंटेज प्लस जो इन्फ्लेशन प्रीमियम होगा वो गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फिर ये बात नहीं चलती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फिर वो जो हमने पढ़ा था वो डीआरपी और वो सारा कुछ जो भी है, तो वो फिर आप बीच में ऐड करेंगे तो उस चीज से रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो तो।
ठीक है, तो LRP लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम था, MRP जो था वो। अच्छा, ये आमतौर पे if a company wants to issue its bond at par, तो कंपनी कोशिश करेगी कि कंपनी का जो ऑफर्ड रेट है, ऑफर्ड रेट बराबर हो पॉलिसी रेट के। पॉलिसी रेट क्योंकि हमारा डिस्काउंट रेट होता है, अगर इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट बराबर हुए, इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट बराबर हुए, फिर क्या होगा सर? अस्सलाम वालेकुम। तो जितना, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जितना इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, 100 में आप अमाउंट 10 रुपए ऐड कर रहे हैं और 10 रुपए का डिस्काउंट काट भी रहे हैं, आपका जो बॉन्ड होगा वो पार वैल्यू पे ही फ्लोट करेगा। ये किसने ज्वाइन किया जी? नवीद ने। सर नवीद। हाँ जी, और नवीद किधर है तुम्हारा दोस्त? सर उसका नहीं पता। उनीब का सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर वो घर पे होगा। अच्छा, नाइस। जॉब शॉप चल रही है ना उसकी? जी सर। अच्छा, अच्छा, अगर कंपनी जो है वो अपना, कंपनी अगर बॉन्ड को डिस्काउंट पे इशू करना चाहे, सर ये आपने क्या किया है? 100 + 10 - 10 = 100 पास। देखें अगर तो वो इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट सेम। हाँ, अगर वो है 10% है ओके, इंटरेस्ट रेट और 10% ही डिस्काउंट रेट है, ठीक है, ठीक तो इस वजह से ठीक हो गया। अच्छा, अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है, पार पे फ्लोट नहीं करना चाहती, तो फिर जो उसका ऑफर्ड रेट होगा, वो ऑब्वियसली, बल्कि ऑब्वियसली मैं खुद नहीं बताता, ऑफर्ड रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा सर। कम होगा। ऑफर्ड और रेट कम डिस्काउंट होगा। रेट ज्यादा होगा। हाँ जी, ऑफर्ड रेट कम होगा, तो तब कहीं जाके वो सपोज 8% ऑफर कर रहा है, 8% ऐड हो रहा है, जबकि 10% माइनस हो रहा है, तो 100 में 8 रुपए ऐड हो रहे हैं, जबकि -10 हो रहे हैं। अब आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे फ्लोट करेगा एंड वाइस वर्सा। सर काइंडली रिपीट अगेन। अगर आपका ऑफर्ड रेट डिस्काउंट रेट से कम है, तो 8% आप ऐड कर रहे हैं, जबकि 10% आप डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे फ्लोट करेगा। सही हो गया सर। अब ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल शुरू की, और अगर आपने प्रीमियम पे फ्लोट करवाना है, फिर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेंगे, अगर डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो तब आपका बॉन्ड प्रीमियम पे फ्लोट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई
उस वक्त की जब वो फ्लोट करना चाह रहे हैं। और फिर हमने बात की कि एक दफा बॉन्ड इशू हो जाए, एक दफा बॉन्ड इशू हो जाए तो क्योंकि उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है, तो बॉन्ड रेट तो फिक्स हो जाएगा, बॉन्ड रेट तो फिक्स हो जाएगा, जबकि पॉलिसी रेट हर 6 महीने बाद चेंज होता रहेगा। तो रेट चेंज होने की वजह से बॉन्ड की प्राइसेस भी डिस्काउंट है, तब्दील होती रहेंगी। सही हो गया। बॉन्ड की प्राइस कभी ऊपर चली जाएगी, बॉन्ड की प्राइस कभी नीचे चली जाएगी। सर मतलब जो ये ट्रेजरी बॉन्ड है इसकी फिक्स ही हमेशा रहेगी, इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं होगा? नहीं समझ में आई? सर ये जो ट्रेजरी बॉन्ड का आपने पहले जिक्र किया है तो उसमें ये एड डिस्काउंट एड प्रीमियम ये वाला केस उसमें ला नहीं करेगा? ये देखिए सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें आप? हो सकता है बिल्कुल। जो हमने बात की, अब मैं थोड़ी देर पहले जो एक बात मैं करने लगा था, अगर आपके सवाल का जवाब ना आया तो मुझे दोबारा उसकी तरफ वापस ले जाइएगा कि ये जो रिस्क फ्री रेट है, ये रिस्क फ्री रेट कहाँ से आता है? ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा कि ये रिस्क फ्री रेट है। तो हम इस अगर रिस्क फ्री रेट उठाना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कई बार तो खैर स्टेटेड ही हुआ करता है, लेकिन अगर हम, पता नहीं किसकी मैंने बात की थी कि यार उसकी फिगर कहाँ से यूज करोगे। सर आप पूछ रहे थे ना ये काइबर कहाँ से आएगा और दूसरा इंटरेस्ट रेट किधर से आता है? हाँ अच्छा, तो ये रिस्क फ्री रेट कहाँ से आ जाता है? ये रिस्क फ्री रेट ना कहीं रिस्क फ्री रेट के नाम से गिवन नहीं होता। लेकिन अगर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए, किताब में गिवन ना हो, किताब से बाहर निकल आते हैं, असल दुनिया में चले जाते हैं, कोई कहे कि ये रिस्क फ्री रेट कहाँ से आता है? तो ट्रेजरी बॉन्ड से आता है ना? तो जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, जो उसके ऊपर रेट ऑफर किया जा रहा होता है, वही ट्रेजरी बॉन्ड का रेट जो है वो हम रिस्क फ्री रेट के तौर पे देते होते हैं। अगर ट्रेजरी बॉन्ड का रेट अवेलेबल नहीं है तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, जिनको प्यार से टी बिल कहा जाता है, तो टी बिल्स का जो रेट है वो आपके पास अवेलेबल होगा, तो टी बिल का रेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिस्क फ्री रेट है, अब ये जो रिस्क फ्री रेट है, आरिश के सवाल की तरफ आ रहा हूं। अब ये रिस्क फ्री रेट जी सर, अगर तो वही रेट हुआ, रिस्क फ्री रेट वही रेट हुआ जो कि मुकर्रर किया है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के बराबर हुआ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगेन बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, बॉन्ड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी तो है नहीं। जी तो अब जब वो पॉलिसी रेट चेंज होगा, 6 महीने बाद रिवाइज होगा, तो ये तो आप पहले फिक्स कर चुके हैं, तो ट्रेजरी बॉन्ड की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है ठीक है, तो ट्रेजरी बॉन्ड की प्राइस देखें, ये बात कोई समझ नहीं आई सर, इसको दोबारा रिपीट करें। यस सर, ये जरा यही वाली बात हो जरा गई, +10 सर और पहली वाली -10 बात तो समझ आ गई थी ना, वो आपने तो समझा दिया था ना कि अगर वो करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे तो उससे फिर काइबर रेट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और वो चीज हाँ वहां तक देखें, क्लियर है। लेकिन आप कह रहे हैं ट्रेजरी बॉन्ड की प्राइस भी चेंज होती हाँ तो ट्रेजरी बॉन्ड भी तो मार्केट में लोग वो कर रहे होंगे ना, यानी परचेज कर रहे होंगे, परचेज करने के लिए ऑफर्स लगा रहे होंगे, ऑफर तो लगा रहे होंगे मतलब खरीदने के लिए। ये एक बहुत सेफ सेकेंडरी परचेज, लगती है। आप सेकेंडरी परचेज की बात कर रहे हैं, मतलब सेल परचेज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके ओके, सही सही। तो अब क्योंकि जिस वक्त ट्रेजरी बॉन्ड इशू किए गए थे, तो उस वक्त तो यानी
अगर तो आपने वही पार पे करना था तो आपने पॉलिसी रेट के बराबर रखा होगा, डिस्काउंट पे करना होगा तो आपने कम किया, जो कुछ भी पहल तो जो करना था कर लिया आपने। तो अगर ये रिस्क फ्री रेट पॉलिसी रेट के बराबर ही है, रिस्क फ्री रेट पॉलिसी रेट के बराबर ही है, तो बॉन्ड पार पे फ्लोट तो हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर ये पॉलिसी रेट तब्दील हुआ, क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं है, बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो ओवर द कोर्स ऑफ इट्स पीरियड पॉलिसी रेट बड़ी दफा चेंज होगा। मसलन मुझे जो याद पड़ता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारे इसहाक डॉलर साहब थे, इसहाक डॉलर साहब ने अपना ठुड्डा पड़ने से तकरीबन कोई 1.5 या 2 साल पहले मार्केट में इन्होंने बॉन्ड फ्लोट किए थे और उस वक्त रेट ऑफर किया गया था 8.8%। और मुझे आज तक याद है कि शाहजेब खानजादा के उसमें प्रोग्राम में, अब बुलाया हुआ उसने किसको था ये अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने अच्छी खासी इस बात पे इनकी की थी कि इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने ऑफर कर दिया है, इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने ऑफर कर दिया है सिर्फ मार्केट से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब ये वापस करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही वापस करना पड़ेगा। इस बात पे अच्छी खासी लेदे हुई थी। उस वक्त पॉलिसी रेट जो था वो पॉलिसी रेट कम ही था, 8.8% से काफी कम था, 6% था या 7% था, कुछ इस तरह था, मुझे वो सही उस वक्त वो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि 8.8% पे इन्होंने मार्केट में फ्लोट किए थे। अब इसका मतलब है कि ये प्रीमियम पे फ्लोट हुए होंगे, प्रीमियम पे फ्लोट हुए होंगे, अट्रैक्टिव होंगे लोगों के, गवर्नमेंट पॉलिसी रेट से भी ज्यादा रेट ऑफर कर रही है, तो नॉर्मली मैं जितना कमा सकता हूं इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की वजह से तो मैं ज्यादा कमा लूंगा, तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन, बॉन्ड उस वक्त उन्होंने इशू किए 2 साल पहले, इस गवर्नमेंट को भी तो 2 साल हो चुके हैं, तो सपोज अगर एक 10 साल वाला बॉन्ड जो कि उस वक्त बहुत अट्रैक्टिव था क्योंकि वो 8.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अब तो पॉलिसी रेट चला गया 13% पे, तो 8% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 13% डिस्काउंट कट रहा है, तो फिलहाल वो बॉन्ड्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होंगे क्योंकि पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ये लोग जब आए तो उस वक्त पॉलिसी रेट 6 साढ़े छः के करीब था, ये बढ़ाते बढ़ाते 13 सवा 13 तक ले गए। हाँ जी, अब ये वापस उसको 8% पे ले आए हैं, तो वो 8.8 तो अपनी जगह खड़ा है, पॉलिसी रेट तब्दील होता रहेगा जिसकी वजह से बॉन्ड की प्राइस की फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, बेशक वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, बेशक वो ट्रेजरी बॉन्ड हो। होपफुली आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक हो गया, मतलब पॉलिसी रेट की वजह से ही जो बॉन्ड के रेट में फ्लक्चुएशन आएगी। हाँ बिल्कुल सिंपल इज दैट। और काइबर भी रेट इसी की वजह से चेंज होगा क्योंकि काइबर तो पॉलिसी रेट प्लस जो है जो रेट जो भी उनका अपना वो डिफॉल्ट का, वो तो बंदे को दे रहे होंगे, हाँ जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, डिफॉल्ट है, मैच्योरिटी है, प्रॉफिट है, क्रेडिट रेटिंग को बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो डिफॉल्ट का उनको पता लग जाएगा, वो सारी चीजें ज़हन में रखते हुए बीच में काइबर प्लस होगा, रेट जो होता है वो काइबर प्लस ऑफर किया जाता है। सर उनके काइबर के रेट में मेन जो रीजन है फ्लक्चुएशन की वो पॉलिसी रेट होगा ना बेसिकली। तो हाँ जी हाँ जी, जिस तरह से पॉलिसी रेट फ्लक्चुएट करेगा उस तरह से काइबर फ्लक्चुएट। बिल्कुल ठीक हो।
चलें जी, ये हमारी हो गई बेसिक डिस्कशन। ब्रेक कर लेते हैं मेरा ख्याल है, और Yes, sir. क्योंकि मगरिब भी हुई भी है तो नमाज भी Yes. पढ़ लें और थोड़ा सा कुछ चाय शाय भी पी लें, और अगर अब बारिश मिलते हैं जी मिलते हैं एक हफ्ते की सर, अब break मिलते पे। हैं 8:45 पर। चले ठीक है। सर ओके, थैंक यू सर। ओके।